हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पीसी सर। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स का, रासायनिक विलेयती का। अगर आपने पहला दूसरा नहीं देखा है तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके पहले पहला और दूसरा लेक्चर देखिएगा, उसके बाद तीसरा देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अपक्रिया की वेग को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं, है ना। तो उसमें पहला ही फैक्टर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। रिएक्टेंट दो प्रकार का हो सकता है, एक तो आयनिक हो सकता है और दूसरा एक कोवैलेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? कोवैलेंट हो सकता है। तो जो आपका रिएक्टेंट है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो आयनिक हो सकता है या तो फिर वो क्या कैसे हो सकता है? कोवैलेंट हो सकता है। अगर वो आयनिक है, अगर वो क्या है? आयनिक रिएक्टेंट है, तो उसको बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपका रिएक्टेंट आयनिक है तो उसका रेट क्या होगा? अधिक होगा। उसका रेट क्या होगा? अधिक होगा एज कंपेयर टू कोवैलेंट वाले रिएक्टेंट के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देख लें, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है NaCl, NaCl आयनिक है, फटाफट क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा ये और किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना लेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ लिख दिया मीथेन, है ना, तो इसके बीच में क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको टूटने में टाइम लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके बॉन्ड बनती है। तो इसकी वजह से अगर कोई आयनिक रिएक्टेंट है तो उसकी जो रेट होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कोवैलेंट रिएक्टेंट की। ठीक है। अगर कोवैलेंट रिएक्टेंट है तो क्या होगा? उसका रेट स्लो होगा। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि आयनिक रिएक्टेंट का जो कोवैलेंट आयनिक रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवैलेंट रिएक्टेंट के, एज कंपेयर टू कोवैलेंट रिएक्टेंट के। आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अरे भाई ऐसे समझिए कि कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बना रखा है, ऐसे करके बॉन्ड बना रखा है, तो उसको ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा, कि जल्दी ब्रेकिंग नहीं होगी, ब्रेकिंग से ही रिएक्शन होना है। तो ब्रेकिंग जब होगी ही नहीं तो फिर आपका रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा? स्लो होगा, है ना। फिर क्या होगा? कोई आयनिक बॉन्ड है तो वो तो शेयरिंग से बना नहीं है ना। उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ऐसे केस में क्या होगा? वो रिएक्शन जो है काफी तेज होगा, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक भी हो जाएगा। तो ऐसे केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तेज होगी। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दूसरा है। अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता पर भी ये प्रभाव पड़ता है कि रेट कैसा होगा। अभिकारक की सांद्रता, अब सांद्रता का मतलब ये समझिए कि नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, है ना। नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कि कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन है, उसमें 5 मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है, और कोई रिएक्शन है उसमें 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है। तो एक बात बताइए कि एक कंटेनर में ऐसे रखे गए हैं, सेम कंटेनर है, तो किस रिएक्शन का रेट ज्यादा तेज होगा? 10 मॉलिक्यूल वाले का या 5 मॉलिक्यूल वाले का? बोलिए, कौन ज्यादा तेजी से गति करेंगे? तो इससे ये क्लियर होता है कि जो 10 मॉलिक्यूल वाले होंगे इनका रेट तेज होगा। इसका रीजन समझिए, ये 10 मॉलिक्यूल होंगे, पास पास में ऐसे लगे होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे होंगे, है ना। ये 5 है, दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे कहीं कहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो यहाँ कोलिजन भी ज्यादा होगी, टक्कर यहाँ ज्यादा होंगे, टक्कर यहाँ क्या होंगे? ज्यादा होंगे, आपस में जल्दी जल्दी टकराएंगे मॉलिक्यूल, है ना। क्योंकि बहुत दूर दूर तो है नहीं कि ऐसा एक कोने पे पड़ा हुआ है, एक कोने पे पड़ा हुआ, कहीं आके टकराए तो टकराए, नहीं तो चल रहा है ऐसे ही। तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहाँ नंबर्स ऑफ कोलिजन ज्यादा होगा, टक्कर ज्यादा होगा। टक्कर ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? ऑटोमेटिक उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, उसकी गति बढ़ जाएगी, है ना। गतिज ऊर्जा उसका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो क्या होंगे? उनका रेट ज्यादा होगा,
है ना, उनका रेट ज्यादा होगा। और यहाँ 5 मॉलिक्यूल है, कभी इसको टक्कर होने में टाइम लगेगा, उतना जल्दी नहीं टक्कर कर सकते जितना जल्दी 10 मॉलिक्यूल वाला कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इनका जो रेट होगा वो स्लो होगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपके समझ में आई हो, है ना। इसके बाद क्या आता है, तीसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समझिएगा ताप क्या प्रभाव, किस तरीके से प्रभाव डालेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ऐसा है कि आप ये देखिए कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ऐसे केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अब इसका भी रीजन सेम कोलिजन थ्योरी पर है ना, टक्कर सिद्धांत पे है। भाई जितने ज्यादा हम लोग टेम्परेचर को देंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझिएगा इस बात को, जब गतिज ऊर्जा इंक्रीज हो जाएगी तो आपस में बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे। जल्दी जल्दी टकराने की वजह से क्या होगा कि वो आपस, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी टकराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उनका इंक्रीज कर जाएगा। तो 3 फैक्टर मैंने आपको समझाया। पहला मैंने समझाया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट अगर आयनिक है तो रेट क्या होगा, ज्यादा तेज होगा एज कंपेयर टू अगर रिएक्टेंट आपका कोवेलेंट लिया गया है तो। या ऐसा कह सकते हैं, अगर आपका रिएक्टेंट कैसा हो, पोलर हो, तो उसका रेट ज्यादा तेज होगा। अगर आपका रिएक्टेंट नॉन पोलर हो तो उसका जो रेट होगा वो स्लो होगा, है ना। फिर मैंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कारक की सांद्रता। जैसे हम लोग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर्स ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएंगे, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल आपस में जो उनका कोलिजन है, जो उनका टक्कर है, उससे इंक्रीज हो जाएगा, जिससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने कहा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। उसका भी रीजन क्या था, काइनेटिक एनर्जी ही था, है ना। हमने क्या बताया कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल का जो कोलिजन है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा, मतलब वो आपस में जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। भाई उनकी गतिज ऊर्जा अगर वो तेजी तेजी से टकराने लगे तो उनकी जो रेट होगी वो क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात है। अब आगे देखते हैं। इतनी बात अगर समझ में आई है तो थम्स अप दीजिएगा। चलिए, इसके बाद कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक बात की थी, रेट कांस्टेंट की बात की थी, रेट कांस्टेंट की बात की थी। मेरे तरफ से 2 स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग वेग स्थिरांक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक, आज इसकी यूनिट भी हम लोग सीखेंगे। आज इसकी हम लोग क्या सीखेंगे, यूनिट भी सीखेंगे। तो यहाँ पे वेग स्थिरांक क्या होता है और वेग स्थिरांक की यूनिट क्या होती है। आपको कल ही मैंने बताया था कि वेग स्थिरांक को हम लोग के से डोनेट करते हैं। किससे डोनेट करते हैं, के से डोनेट करते हैं, है ना। रेट कांस्टेंट को किससे डोनेट किया जाता है, के से डोनेट किया जाता था। कल हमने जब लिखा था रेट इक्वल टू के ए के पावर एक्स और बी के पावर वाई, है ना। तो इसी को हमने क्या कहा था, इसी को हमने कहा था ये है रेट कांस्टेंट। ये क्या है, रेट कांस्टेंट। बोलिए भाई।
अब ऐसा समझिए, यहीं से हम रेट कांस्टेंट को आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन 1 है, मान लेते हैं इफ A इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1, इनका जो कंसंट्रेशन 1 है और x प्लस वाई, x का वैल्यू भी क्या है 1 है, y की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो ऐसे केस में होगा क्या, x बराबर 1 है और y इक्वल टू भी क्या है 1 है ना। तो ऐसे के इसका पावर देखिए 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 है ना। तो बचेगा क्या, केवल यहां बचेगा रेट इक्वल टू के, केवल बचेगा क्या बचेगा, के, रेट इक्वल टू के बचेगा है ना। तो इसका मतलब हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि अगर हम लोग कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लें, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को एक मान लें, तो जो हमारा रेट होता है वो रेट कांस्टेंट कहलाता है। रेट को ही तब हम लोग क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ऐसे केस में जब हम लोग क्या करते हैं, इस कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, तो रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। वेग स्थिरांक जो अब जो रेट होता है, दर होता है, वो किसके बराबर हो जाता है, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है ना। और इसी को हम लोग स्पेसिफिक रेट भी कहते हैं। इस ये जो बना कंडीशन, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट भी नाम देते हैं, स्पेसिफिक रेट भी नाम देते हैं है ना। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन को यूनिटी माना जाता है तो रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट के क्या हो जाता है, तब हम लोग रेट को रेट कांस्टेंट ही कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन बन रहा है इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कहते हैं है ना। विशिष्ट दर, क्या कहते हैं, विशिष्ट दर। यानी के बताता क्या है, के बताता है रेट को। हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो वेग होता है वो रेट को बताता है। किसको बताता है, रेट को बताता है ना। और ये अब देखिए, इतनी बात अगर आपके समझ में आई है तो बताइएगा, थम्स अप दीजिएगा। हमने क्या बताया है वेग स्थिरांक के बारे में, ये जो वेग स्थिरांक है, अगर इसके केस में हम लोग इसके कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं तो रेट ही रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। मतलब उस टाइम जो रेट है उसको हम लोग रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट कह सकते हैं है ना। रेट क्या बताता है, रेट स्पीड बताता है, रेट कांस्टेंट क्या बताता है, रेट कांस्टेंट स्पीड बताता है, रेट को बताता है। अब इसकी जो यूनिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के की यूनिट क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे रिलेटेड आपको बहुत इससे मिलता जुलता हुआ जो है कई क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इवन यूपी बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, कोई भी हो, उसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चाहे वो यूनिटी ही आपसे पूछ लिया जाए या कुछ भी पूछा जाए, लेकिन इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है ना। तो आज हम लोग इसमें यही सीखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, रेट कांस्टेंट की। चलिए आज सिखाने का प्रयास करेंगे कि बिना जो है आप लोग देखकर कैसे बता देंगे कि रटने की जरूरत ना पड़े है ना, कि ऑर्डर क्या, किस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, ये सब रटने की जरूरत ना पड़े। तो बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान लीजिए आप। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे तरफ से 3 स्टार, ठीक है, इस पे 3 स्टार लगा लीजिए। चलिए देखिएगा ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रेट होता है, अभी मैंने आपको सिखाया कि जो रेट होता है के ए के पावर x और b के पावर y के बराबर होता है। कहोगे यस सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना। अच्छा, ए है क्या, ए है कंसंट्रेशन, बी क्या है, बी है कंसंट्रेशन, और x और y क्या है, आपको मैंने कल ही बताया था, x और y ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है।
जिसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर n, स्मॉल n, है ना। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको क्या लिखा जा सकता है, स्मॉल n लिखा जा सकता है। तो जरा समझिएगा, हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं, रेट को लिख सकते हैं के, हमें यूनिट इसकी निकालनी है, लेकिन अभी ऐसे ही लिख रहे हैं। हम ए को क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, मोल पर लीटर से दिखाते हैं। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसके पावर में x हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर के पावर में y लिख देंगे, मोल पर लीटर के पावर में y। बताइए क्या दिक्कत है इतना करने में। अच्छा ये दोनों आपस में मिल रहे हैं ना, तो इनको कॉमन कर लेते हैं, यानी रेट बराबर क्या हो जाएगा, के मोल पर लीटर के पावर x प्लस वाई लिख दें। तो किसी को कोई परेशानी, बोलिए भाई किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। अच्छा x प्लस वाई की जगह पे अगर हम वैल्यू n को रख दें डायरेक्ट, तो भी तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि रेट बराबर के मोल पर लीटर के पावर n, तो किसी को कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो के की वैल्यू निकालनी है, तो के को लिख लेते हैं। के बराबर अगर लिखें तो यहां हो जाएगा रेट बटे में मोल पर लीटर के पावर n, मोल पर लीटर के पावर n। बताइए क्या दिक्कत है। रेट की यूनिट मैंने आपको बताई थी, अगर आप भूल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। आपने जान लीजिए बहुत इतना अच्छा काम किया भूल कर कि मैं क्या ही बताऊं, है ना। अब वो बयान नहीं किया जा सकता। उसकी यूनिट मैंने बताई थी कि मोल पर लीटर और इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। अगर आपको याद हो तो मतलब मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स, ये मैंने आपको सिखाया था। अगर याद हो किसी वीडियो में, किसी दिन, किसी जन्म में मैंने आपको ये बात तो सिखाई ही थी, ठीक है। तो उस जन्म में आप जाइए और याद करिए कि हाँ ये मैंने आपको बताया था, तो लिखिए हाँ यस सर आपने बताया था, ठीक है। उस जन्म की बात कर रहे हैं। तो चलिए इस जन्म में आइए, इस जन्म में हमने ये आपको बता दिया इतनी बात। तो रेट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं के बराबर मोल लीटर और इनटू में अगर 1 टाइम लिख दें तो परेशानी है क्या, कोई नहीं है। तो फिर देखिए मोल लीटर के पावर n लिख देते हैं। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस वाले पोर्शन को ऊपर लेके चलते हैं, इस वाले पोर्शन को कहाँ लेके चलते हैं, ऊपर लेके चलते हैं। तो होगा क्या, मोल लीटर, और इसको थोड़ा दूर ही भेज देते हैं, मोल लीटर, ये एक कोष्टक में कर लीजिए, इनटू है इसको एक कोष्टक में कर लीजिए। क्या पावर में -1 माइनस n नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये n है ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा। इनटू में क्या लिखा है, 1 टाइम लिखा है। इनटू में क्या लिखा है, 1 टाइम लिखा है। बोलिए इतना अगर किसी को दिक्कत है तो समझ लीजिए, बताइए, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको। फिर इसमें देखिए इन दोनों में अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन मिल रहा है, मोल लीटर कॉमन मिल रहा है। अच्छा यहाँ एक था ना, कुछ नहीं मतलब एक, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/n और इनटू में 1 टाइम, 1 टाइम। बोलो इतनी दिक्कत है कैसे। मैंने 1 माइनस n लिख दिया, क्योंकि यहाँ 1 था, इनको कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस है तो यहाँ घट जाएगा, है ना। अब इसको अंदर ले आइए, इसको अंदर जब आप लाएंगे तो मोल को क्या लिखेंगे, मोल को लिखेंगे मोल के पावर में 1 - n, टाइम के पावर में सॉरी लीटर के पावर में 1 - n। बोलो, और इनटू में टाइम 1 टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी बात को अगर आप लोग ढंग से लिखेंगे तो लीटर को ऊपर लिखे जाएंगे तो 1 - n था, n - 1 हो जाएगा, है ना, बदल जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल 1 - n लीटर n-1, और टाइम को हम लोग इनवर्स लिख देते हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत है, इतनी बात समझने में आपको कोई परेशानी हो तो बताइए। क्या लिखा, मोल 1 - n
लीटर n-1 टाइम इनवर्स, है ना। बताइए, यहाँ लिख देते हैं, लिखा है मोल, है ना, 1 - n एक हो गया, और लीटर के लिए n-1 और टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स। बताइए याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस यही बात आप याद रखिए, गारंटी मान रहे हैं कि ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिससे आपको क्वेश्चन ना मिल जाए, है ना। ये मेरी बात आप सुन लीजिए कि विश्वास रखिए कि यही सिर्फ इतना याद रख लीजिए, आपको डेरिवेशन नहीं करना आता कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपसे यूनिट पूछी जाएगी, इतना याद रख लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, है ना, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग किसी का निकाल के देख लेते हैं, अगर मान लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग निकालें यूनिट, जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट को निकाला जाए तो क्या होगा, क्या निकलेगा, जरा समझिएगा। जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम लोग निकालें तो यहाँ मोल है, बोलो, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ मोल है, मोल 1 - n लिखेंगे, और लीटर के लिए n-1 लिखेंगे, और टाइम आपका इनवर्स में है, टाइम आपका क्या है, इनवर्स में है। तो अब रख लीजिए वैल्यू, मोल 1 - 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, n बराबर 0 हो जाएगा। लीटर के लिए क्या लिखेंगे, 0-1, 0-1, और टाइम इनवर्स है, टाइम तो इनवर्स रहने दीजिए, टाइम के लिए हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, सेकंड इनवर्स। टाइम को हमेशा क्या लिखेंगे, सेकंड में दिखाएंगे, तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो मोल हो गया मोल के पावर 1, और टाइम लीटर के पावर -1, क्योंकि 0 में से 1 घटेगा, कुछ बचेगा, हाँ बचेगा, -1 बचेगा, और ये सेकंड इनवर्स हो गया, सेकंड क्या हो गया, इनवर्स हो गया। यानी एक का मतलब कुछ नहीं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट हो गई। बताओ रट्टा मारना है क्या, बोलो भाई रट्टा मारना है क्या, इसकी यूनिट निकालने में क्या परेशानी आ गई, जीरो ऑर्डर के लिए रट्टा मारने की जरूरत है, बस ये याद रहे आपका काम हो जाएगा, इतना याद रहे आपका काम हो जाएगा। हम क्या फर्स्ट ऑर्डर का निकाल दो, कहोगे सर जी भाई आप क्या तो निकाल ही देंगे, है ना। अब करेंगे इसे 1 - 1 करेंगे, और लीटर के लिए भी 1 - 1 करेंगे, और सेकंड इनवर्स है ये है, एम में से हमें कुछ नहीं बचा, एम में से हमें कुछ नहीं बचा, यानी सेकंड इनवर्स बचा, काम खत्म। बोलो, साड़ा साड़ा सा सवाल है। बोलो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अब तो हो ही जाएगी, अभी तक दिक्कत थी, अब तो हो ही जाएगी। दिख नहीं रहा है, चलो दिखा देते हैं आपको। अरे भाई दिख नहीं रहा है तो सेकंड मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकंड इनवर्स, 1 में से 1 गया, कुछ बचा, कुछ नहीं, लीटर में से 1 - 1 हुआ, कुछ बचा, कुछ नहीं, यानी बचा क्या, सेकंड इनवर्स, केवल क्या बचा, सेकंड इनवर्स। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट, ये क्या हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट। बोलो भाई इतनी बात समझ में आती है। अगर हम कहें कि सेकंड ऑर्डर की यूनिट बता दीजिए, तो कहोगे सिलेबस में बनाइए, काहे बताई दी, ऐसा नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है ना, सिलेबस की बात नहीं है। अगर आपसे हम पूछें कि सेकंड ऑर्डर की यूनिट बता दो, सेकंड ऑर्डर की यूनिट बता दो, यूनिट क्या होगा, तो ये एक बात तो आपको मैंने रट्टा लगवा रखा है, वो क्या लगवा रखा है जरा समझिएगा, वो है मोल के पावर 1 - n, और लीटर के पावर n-1, और सेकंड इनवर्स, सेकंड टाइम हमेशा सेकंड इनवर्स रखिए। टू ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ रहा है, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 हो जाएगा, यानी 1 - 2, और लीटर 2 - 1, और सेकंड इनवर्स। बोलो, तो 1 में से 2 गया, -1 बचेगा, यानी मोल के पावर 1 - 1, 2 में से 1 गए, कुछ नहीं, लीटर बचा खाली, 1 तो बचेगा ना, 1 के लिए सिर्फ लीटर लिखेंगे, और सेकंड में इनवर्स हो जाएगा। बोलो रट्टा मारना है क्या, ये होगी यूनिट किसकी, सेकंड ऑर्डर की। बताओ 3 यूनिट आपको रटा दिया कि नहीं रटा दिया। जीरो ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, और सेकंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। अब हम कहें 3 ऑर्डर के लिए निकाल दो, कहोगे बिल्कुल निकाल देंगे,
उनके फोर्थ ऑर्डर के लिए निकाल दो, बिल्कुल निकाल देंगे। हम आपसे कहेंगे 5 ऑर्डर के लिए निकाल दो, कहोगे बिल्कुल निकाल देंगे। हो भी नहीं करता, निकाल क्या दोगे? निकालने को तो निकाल ही दोगे। 5th ऑर्डर 6th ऑर्डर तक रिएक्शन नहीं जाती है ना। बहुत रेयर केस में 4th ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत रेयर केस में, बहुत हायर लेवल में आप जाएंगे तो आपको 4th ऑर्डर मिल जाएगा। अदरवाइज 3rd ऑर्डर तक ही रिएक्शन होता है ना। नहीं 18 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 50 ऑर्डर निकालने लगो ना, ये सब नहीं निकालना है, इतना ही आपको निकालना है। ठीक है, तो ये था। अब इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? 0 ऑर्डर भी हो गया, 1st ऑर्डर भी हो गया, सब हो गया, बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब क्या करते हैं कि अब इतना ही याद रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं आज, है ना। कल हम लोग बात करेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी पर, और सीधा 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल हो, तो कमेंट करिए भाई। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, ना तो लाइक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं लेजी की तरह, पता नहीं भगवान क्या करेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड बस यहीं तक था। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।